Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a quick brief. आज हम क्या कवर करेंगे? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो. इंडिया की जो जर्नी रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, दिस विल डिस्कस जीएस पेपर 3. एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इंडिया स्पेस पावर रेवोल्यूशन, ये आर्टिकल क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में मेंस में आपसे इंडिया के स्पेस पावर पे सवाल पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3. एंड लास्ट विल डिस्कस अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. So this will be a topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture. Comment section आपके पास है. You can share your feedbacks. And there's a prelims mastery course that is currently running. You can refer that course for your upcoming prelims exam. Contact number is there on the screen. So yes, you can call the number and you can get the complete information that whatever you want to know about the current running course. ठीक है. चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा so that you get the notification of every session and you can share your feedbacks with me. Now moving ahead with the first article of today's lecture, जहाँ पर हम बात करेंगे स्पेडेक्स की. इसरो ने रिसेंटली ये मिशन जो है लॉन्च किया, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से. नाउ व्हाट दिस मिशन इज ऑल अबाउट. ये मिशन बेसिकली जो पर्पस इसका है दैट इज डॉकिंग. यहाँ से हमने इस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स भेजी हैं, जो दोनों सैटेलाइट्स जो हैं स्पेस में वो नज़दीक आप लगा सकते हैं. दे विल डू दिस डॉकिंग प्रोसेस और वो इंटरलॉक होंगी, राइट. और इसका फर्दर बाकी मिशंस पे बहुत एक इफेक्ट पड़ेगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो ओवरऑल जो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डेमोस्ट्रेट दिस टेक्नोलॉजी जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि नीडेड है फॉर डॉकिंग अनडॉकिंग ऑफ दिस 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स. सो ओवरऑल यहाँ पर यू विल सी इसके जब मैं ऑब्जेक्टिव्स की एज आई एम मेंशनिंग, तो पर्पस जो यही है दैट इज टू टेस्ट द एबिलिटी कि अगर हम 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं, दे गेट अटैच टू ईच अदर, देन दे कैन सेपरेट. एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल आप बोल सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नीडेड वन फॉर फर्दर स्पेस मिशंस. For building satellites, for repairing satellites in the orbit, so that is required. So overall, after docking ना, ये जो mission है, it will test कि क्या one spacecraft है, it can transfer electric power to the another. That is very important for the future missions also, to share these resources, you can say, like power for the tools or the robotic arms. जो 2 docked spacecraft हैं, they will operate as a single unit, right? Composite spacecraft होगा rather than the 2 separate ones. Once they are separate, spacecraft will demonstrate कि क्या ये continue कर सकते हैं operating on their own or they can manage any payload then they carry. So overall ये जो mission है, it is important because further this technology can be used for like refueling the satellites in space, for assembling the large structure in the orbit, right? For conducting robotic missions. So it is like आप लगा लीजिए एक rehearsal है टू इंश्योर कि आगे वाले जो एडवांस टास्क हो वो पॉसिबल हो. सो यहाँ पर 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट, एक का नाम है चेजर, एक का नाम है टारगेट, दैट इज सेंट. दोनों का वेट लगभग 220 kg है एंड द लॉन्च व्हीकल इज PSLV C60, राइट. सो जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इस मिशन के तहत यूज करी गई है वो है भारतीय डॉकिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. देखिए, USA, रशिया और चाइना के बाद इंडिया वो 4th कंट्री हो जाएगा इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट, राइट. एक इंडिया के फ्यूचर एंडेवियर्स के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है, ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस. Now there are other series also that are going on the platform. You can refer them. They are absolutely free of cost. Like for example, अगर आपको किसी current affair के किसी एक topic को समझना है, then also there are series. Other mentors, other faculties are also taking these sessions on the platform. So you can refer them for your preparation, and that is why do subscribe to the channel and have a look over it once. चलिए जी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. इंडिया और नेपाल की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण. तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में होती है, इंडिया और नेपाल.
इस एक्सरसाइज का 18th एडिशन जो है दैट विल बी कंडक्टेड नेपाल के अंदर इस साल, मतलब अब नया साल शुरू हो गया है 2025 में जनवरी के अंदर। अब आपके लिए ना होमवर्क पहला ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नेपाल का बॉर्डर हमारे इंडियन स्टेट्स में किस किस के साथ लगता है और यहाँ से कौन से हिमालयाज गुजरते हैं, राइट? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब रही बात इस एक्सरसाइज की, क्योंकि अब इस बार का 18th एडिशन है, 17th एडिशन जो हुआ था वो 2023 में हुआ था दिसंबर में उत्तराखंड के अंदर। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल वैसे कंडक्ट होती है, एक बार इंडिया में होती है और एक बार नेपाल के अंदर होती है, ऑल्टरनेटिवली होती है। अब दोनों जो आर्मीज हैं वो साथ में अपनी इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करते हैं कि कैसे साथ में मिलकर यू कैन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड दे एनहांस देयर इंटरऑपरेबिलिटी इन जंगल वॉरफेयर, माउंटेन ऑपरेशंस, कैसे आप अपनी कोऑर्डिनेशन को अप्रूव कर सकते हो इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अंडर द यूएन चार्टर। इट फोकसेस ऑन एविएशन एस्पेक्ट्स, मेडिकल ट्रेनिंग, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। सो ओवरऑल दोनों देशों की जो आर्मी है साथ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं टू स्ट्रेंथन देयर friendship also, you can say, to have that understanding, to have that interoperability, to enhance cooperation. So both the armies learn, they share the skills, they share the tactics, the best practices, like in the disaster response, how you can share your best practices, how you can have that skill sharing in jungle warfare. तो दोनों countries साथ में they work to maintain peace, to maintain security in the region, right? Now moving ahead, नेपाल की अगर मैं बात करूं, नेपाल हमारे साथ 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया का बॉर्डर शेयर जो होता है बाकी कंट्रीज के साथ, सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो बाउंड्री लाइन है वो हम किसके साथ शेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। अब नेपाल के साथ हमारी 5 इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर लगता है, सिक्किम का, उत्तराखंड का, यूपी का, बिहार का और वेस्ट बंगाल का। 1950 में इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी, जो कि दोनों के बायलैटरल रिलेशंस के एक नींव की तरह थी ये ट्रीटी। फिर उसके बाद बहुत से एग्रीमेंट्स जो है रिवाइज हुए हैं, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स जो है इंडिया और नेपाल के बीच में वो भी हैं, राइट? जैसे गंडक एग्रीमेंट है, कोशी एग्रीमेंट है, महाकाली ट्रीटी है। ये जो सारी जो ट्रीटीज हैं ये इंडिया नेपाल के साथ हुई हैं, जो कि वाटर शेयर एग्रीमेंट्स की ट्रीटीज हैं। ठीक है जी, चलिए। एंड दिस रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इंडिया और नेपाल के बहुत से कॉमन ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चरल टाइज बहुत हैं। दूसरा, दोनों देश कितना इकोनॉमिक ऑपरेशन भी है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर ट्रेड, फॉर रिसोर्सेज। और ये जो रीजन है ये आपस अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 सालों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा गया है, प्रोग्रेस देखने को मिली है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस रिमेन। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट टू बी बिल्ड। ताकि अगर आप चाहते हैं $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2047, तो 90% इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी यू हैव टू रीच। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आज का आर्टिकल रहने वाला है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में स्पेस सेक्टर की जो है वो भी बात करेंगे। अच्छा, तो इंडिया ने इम्प्रूवमेंट तो करी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा रेलवेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, प्राइवेट कंपनीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया है, बिल्कुल सही बात है। बट 90% मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नीडेड फॉर द इकोनॉमिक गोल टू बी फुलफिल, इट इज नॉट येट कंस्ट्रक्टेड। तो ये आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। अगर मैं आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाऊं, ओवरऑल पहले तो चैलेंजेस से पहले एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की। व्हाट इज द ओवरऑल पिक्चर? 2000 से 2025 तक में रोड नेटवर्क एक्सपैंड हुआ है, बिल्कुल हुआ है। रोड्स, रेलवेज, डेफिनेटली रेलवेज के अंदर भी इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस फर्स्ट एवर बुलेट ट्रेन, जो कि 2026 में इट इज सेट टू बी कंप्लीटेड। इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है ऑफ ट्रैक, सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स और हुए हैं। फिर अगला सेक्टर देखो आप, कौन सा है? मैरीटाइम सेक्टर।
मैरीटाइम सेक्टर ने भी इंडिया प्लान कर रहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे 54 ट्रिलियन बाय 2047, वर्ल्ड का टॉप टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप शिप बिल्डिंग नेशन। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हमने करी है, सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे सरकार लॉन्च कर रही है, राइट। फिर अगर आप अगले सेक्टर पे आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में और कौन सा सेक्टर है? एविएशन सेक्टर। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ग्रोथ देखने को मिली है, उड़े देश का आम नागरिक जैसी स्कीम सरकार ने चलाई है, नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स हुए हैं और ज़्यादा एयरपोर्ट्स वो भी बड़े हैं। फिर उसके बाद आप बात करो अर्बन मेट्रो की, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। क्या मेट्रो सिस्टम इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ऑन दिस दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली और मेरठ के बीच में कितनी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। रोपवेज, सो ये सारे मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर आया है। अब चैलेंजेस कहाँ हैं? चैलेंज पहला है कि प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, स्टॉल्ड हुए हैं। 10 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था भारतमाला प्रोजेक्ट, सड़कें इंप्रूव करनी थी, बट डिले हुआ बिकॉज ऑफ रेड टेप। इंडिया का विजन जो रहा है ऑफ 2047 प्लान, इट हैज बीन पोस्टपोन। पॉलिसीज में शिफ्ट हुआ है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप 2047 तक एक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनना चाहते हो तो आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट इंडिया को चाहिए। क्यों? 90% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल नॉट बिल्ड। रेलवेज में एक्सपेंशन हुआ है, आप देखो यहाँ पर स्लगिश प्रोग्रेस। स्लगिश प्रोग्रेस मीन्स कि रेलवे में एक्सपेंशन हुआ है बट दैट इज ग्रोइंग वेरी स्लोली। आप लगाइए ओनली 231 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक इज बीइंग एडेड एवरी ईयर। मतलब अगर मैं लगाऊं तो लेस देन 1 किलोमीटर पर डे। इतनी बड़ी कंट्री के लिए दैट इज नॉट फास्ट, ठीक है। फिर यू हैव दिस पॉइंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर डिपेंडेंसी। मोर प्राइवेट कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दे फेस चैलेंजेस इन रिसाइकलिंग कैपिटल, राइट। इक्विटी कंसर्न्स आते हैं। फिर अगला चैलेंज है मैरीटाइम डिस्ट्रप्शन का। इंडिया वांट्स टू बिकम अ टॉप शिप बिल्डिंग नेशन, बट वहां पर भी सेटबैक्स हैं, राइट। एविएशन सेक्टर के अंदर भी बॉटलनेक्स हैं अभी करंटली, मोनोपोली का रिस्क है। इंडिगो, द मेजर मर्जर ऑफ दिस इंडिगो एंड द प्राइवेटाइज्ड एयर इंडिया कॉम्पिटिशन, अभी विस्तारा का मर्जर हुआ, राइट। एंड वेरियस आप लगा लीजिए एविएशन इंडस्ट्री के अंदर सेवरल एयरलाइंस लाइक गो फर्स्ट, दे गो बैंकक्रप्ट, इंटेंस कॉम्पिटिशन, राइट। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज प्लान इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट, हैव इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्क टुगेदर ऑन देम। ऐसा प्लान बनाओ जिसमें डुप्लीकेशन नहीं हो, डिले कम हो, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हो। लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स पे आप काम करें। सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एडवांस सेफ्टी की तरफ आप देखो। ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसमें हम बात करते हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, ठीक है। ईवी कार आपने ले ली, क्या ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशंस उतने हैं? नहीं है। सो इंडिया इज पुशिंग फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल्टरनेटिव फ्यूल इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही है, पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क ऑन द चार्जिंग स्टेशंस इटसेल्फ, राइट। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं, यू आर यूजिंग फास्टैग्स, मेकिंग द टोल पेमेंट फास्टर, बिल्कुल सही है, डू दैट। डिजी यात्रा ऐप है एयरपोर्ट्स में, इट इज अलाउइंग पीपल टू चेक एंड यूज टेक्नोलॉजी, सेव टाइम, राइट। सो देर आर दीज रिफॉर्म्स दैट आर करंटली बीइंग रन। सो ये था आपका पूरा आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग इसरो का स्पेडेक्स मिशन, जिसकी मैंने अभी आपके साथ बात करी है। लेकिन इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आज स्पेस सेक्टर के बारे में, जो इसमें इंडिया क्या कर रहा है, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, और व्हाट आर द गैप्स, व्हाट आर द इश्यूज इन द इंडिया स्पेस सेक्टर, व्हाट वी हैव अचीव्ड, व्हाट वी हैव डन सो फार। ऐसे जैसे मिशंस है ना, ये स्पेडेक्स मिशन, ये इंडिया इज टेस्टिंग दिस एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, राइट। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ओन सैटेलाइट्स, अपना स्पेस स्टेशन होना उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है।
कम से कम भी आप लगा लीजिए 30 इंडियन कंपनीज हैं दैट आर हेल्पिंग टू बिल्ड द सैटेलाइट्स फॉर डिफेंस, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड फॉर मैपिंग, राइट? So overall, India has developed this small satellite launch vehicle for launching other satellites also. आपको एक global market opportunity भी है आपके पास. There is support for startups, universities के लिए है, space startup में boost देखने को मिला है, private sector की involvement है, सब कुछ है. But at the same time, there are issues that are related to space sector. Now what are those issues? सबसे पहला, ये आपको लिखना है मेरे साथ, फंडिंग का इशू है. ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये कोई एक कथा भजन कीर्तन की तरह सुन के नहीं चले जाओ, इसको लिखो. लिखोगे तो ही फायदा है, नहीं तो सब वेस्ट है. ठीक है. अब रही बात फंडिंग की, लिमिटेड बजट. इंडिया स्पेंड करता है ओनली 0.04% ऑफ इट्स GDP ऑन स्पेस, और यूएस कितना करता है? 0.28%, राइट? इसरोज 2024-2025 बजट इज अबाउट $1.95 बिलियन, जो कि नासा से बहुत कम है. दूसरी दिक्कत आती है डिपेंडेंस की. किस पे? फॉरेन टेक्नोलॉजी पे. आज भी हमारा भारत रिलाई करता है ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपॉर्टेंट स्पेस कंपोनेंट, सेंसर्स, इंजन्स, एडवांस मटेरियल्स के लिए. दैट इज अ पॉइंट. तीसरा, देयर इज लैक ऑफ क्लियर स्पेस लॉज. एक स्ट्रॉन्ग स्पेस लॉ बहुत ज़रूरी है टू हैंडल दीज इश्यूज लाइक सैटेलाइट लाइसेंसिंग है, डैमेज का क्लेम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर है, राइट? सो दैट इज अ पॉइंट. दूसरा, अच्छा, थर्ड फोर्थ पॉइंट इज स्पेस डेब्रीज. इंडिया ने बाय 2022 लॉन्च 114 पीसेज ऑफ स्पेस डेब्रीज इन ऑर्बिट. See, things can collide now with working satellites. It will create more debris, it will create more risk. What about those old and broken satellites that are there in the orbit? Right? देखो, इंडिया की जो एबिलिटी है ना टू यूज स्पेस फॉर डिफेंस पर्पसेस, इट इज स्टिल बिहाइंड अदर कंट्रीज. यूएस है, चाइना है, दे आर मच मोर एडवांस्ड इन यूजिंग सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस, सिविलियन पर्पसेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेन ड्रेन. Now what is this brain drain? दिमाग यहाँ का चले गए अब्रॉड फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्यूअर एक्सपर्ट्स रह गए इंडिया के अंदर इन द एडवांस स्पेस रिसर्च. दैट इज व्हाट ब्रेन ड्रेन इज. ठीक है. देखो, ऑल्दो इंडिया के जो रॉकेट्स हैं दे आर अफोर्डेबल, दे आर रिलायबल, इट होल्ड्स ओनली 2 to 3% ऑफ द स्पेस इकोनॉमी. वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज. तो बहुत ऐसे आप बहुत से पॉइंट्स आप खुद से सोचो. जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कितना है कि नहीं? सो वट वी हैव टू डू, जो चैलेंजेस हैं वही आपके सोल्यूशन है. आप फंडिंग पे काम करो, वर्क टुगेदर विद द प्राइवेट कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, कोलैबोरेशन करो, इंपोर्ट कम करो, यूनिवर्सिटीज के साथ काम करो, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं स्टार्टअप्स, रीयूजेबल रॉकेट्स लाइक दिस डॉकिंग सिस्टम फॉर स्पेस क्राफ्ट, इन सब पे काम करते हैं. स्किल्ड प्रोफेशनल्स डेवलप करो, टैलेंट को रिटेन भी करो. डेवलप करा आपने, लेकिन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज बाहर मिल रही हैं. स्टॉप ब्रेन ड्रेन. स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो एनकरेज स्पेस स्टार्टअप्स ऑल्सो. और क्या सोच सकते हो? कोस्ट इफेक्टिव लॉन्च सिस्टम होना चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, क्योंकि हाल ही यूनियन कैबिनेट ने, दैट वाज शेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, अप्रूव्ड दिस स्कीम कंटिन्यूएशन. राइट. इस स्कीम को इट हैज बीन एलोकेटेड एन आउटले ऑफ 69,515 crore फॉर द पीरियड ऑफ 2021-2022 टू 2025-2026. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ये स्कीम है जो कि बात करता है कि फार्मर्स को इंश्योरेंस सर्विस देनी चाहिए, और ये 2016 में लॉन्च हुई थी. वन नेशन वन स्कीम थीम के साथ ही ये स्कीम का लाइन है. न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी, इसने पहले 2 स्कीम्स थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड NAIS, दोनों को रिप्लेस किया और ये फसल बीमा योजना आई. फसल का बीमा इंश्योरेंस सर्विस है. राइट.
तो ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कोई क्रॉप है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, पेस्ट हो जाता है, डिसीज लग जाती है, तो इंश्योरेंस कवरेज देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स की इनकम जो है वो स्टेबल रहे और फार्मर्स को अच्छा एक इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी ले पाए, उसको उनको उसमें एनकरेज करना, टू एंश्योर कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट फ्लो है वो भी हो। तो ये सारा पर्पस इस स्कीम का है, ठीक है। अब इसके तहत ना मैं आपको प्रीमियम रेट्स बता देती हूँ। खरीफ क्रॉप्स के लिए फार्मर्स विल पे ओनली अप टू 2% वैल्यू एज प्रीमियम। रबी क्रॉप्स के लिए फार्मर्स विल पे 1.5% ऑफ द क्रॉप वैल्यू एज प्रीमियम, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई अपर लिमिट नहीं है टू सब्सिडी, देयर इज नो लिमिट कि हाउ मच द गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट, राइट। सो दैट इज द होल सिनेरियो। और अभी की जो मैं बात कर रही हूँ करंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम की कॉन्टिन्यूएशन को अप्रूव किया है अंटिल 2025-2026, और साथ ही देयर आर अदर प्रोग्राम्स दैट आर इंक्लूडेड इन इट, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसका भी। तो ओवरऑल ये जो स्कीम है, इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड दिस इंश्योरेंस कवरेज फॉर द क्रॉप्स, इट विल हेल्प द फार्मर्स टू रिकवर फाइनेंशियली, राइट। सो ये पूरा स्कीम है जिसके अंदर फार्मर्स अक्रॉस इंडिया विल गेट द बेनिफिट, दे विल हैव दिस मनी टू सपोर्ट द क्रॉप इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द क्रॉप यील्ड, ताकि एक एक्यूरेट इंश्योरेंस पेमेंट प्रोवाइड करी जाए। नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स हैं, दे विल गेट एक्स्ट्रा हेल्प with a 90% of their insurance premium that will be paid by the government, new weather stations, data systems। तो ओवरऑल सिस्टम को और ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट बनाने की कोशिश करी जा रही है। आपसे इस स्कीम पे ही सवाल पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द होल सेशन, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, otherwise do subscribe to the channel and I'll meet you in the next one. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone, all the best, take care, thank you.